Dear students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. नामदु वनुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम चैप्टर नंबर 11 जो कि हीट एंड थर्मोडायनामिक्स है, इसकी सेकेंड डिवीजन यानी लास्ट डिवीजन को देखने जा रहे हैं, जिसके टॉपिक्स सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से लेकर टिल द एंड, दैट इज एंट्रोपी। तो लेट्स स्टार्ट। आइए देखते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये एंटीडेज के हवाले से। सबसे पहली बात कर लेते हैं द काइंड्स ऑफ द प्रोसेस। प्रोसेस कितनी तरह के होते हैं तो हम सब जानते हैं देयर आर टू काइंड्स ऑफ द प्रोसेस। नंबर वन विच इज रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्स, एंड नंबर टू दैट इज इरिवर्सिबल प्रोसेस। अब रिवर्सिबल प्रोसेस किसको कहते हैं? इट इज अ सक्सेशन ऑफ इवेंट्स which bring the system back to its initial state. That is very important. Initial state पे वापस आ जाएंगे, is called a cycle, and the process itself is called a reversible or cyclic process. For an example, liquefaction की बात कर लें या evaporation की बात कर लें। जैसे for an example, हमारे पास आइस है, अगर मैं आइस को हीट अप करूं वो मेल्ट होकर वाटर बन जाएगी। क्लियर, मेल्टिंग का प्रोसेस हुआ। और अगर मैं दोबारा क्या करूं, मैं पानी को ठंडा करूं, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द आइस। तो पता ही चला ये प्रोसेस रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं। बट ए रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होगा? अ प्रोसेस विच कैन नॉट बी रिट्रेस और वी कैन नॉट ब्रिंग इट बैक टू द इनिशियल स्टेट। फॉर एग्जाम्पल एक्सप्लोजन। देखिए, जब एक्सप्लोजन होता है तो हम तमाम चीजों को वापस नहीं ला सकते उनकी असल हालत में। तो यहां से हम ये एक छोटा सा कीवर्ड भी देखते हैं कि एनी प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स फिक्शन और dissipation of energy through the conduction, that will be always an irreversible process. तो सिंपल था। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। वेल, हमारा पहला टॉपिक विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, दैट इज हीट इंजन। आप जानते हैं हीट इंजन से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं पेपर में, एनटीडेस में। क्या करता है? इट कन्वर्ट्स थर्मल एनर्जी इनटू द मैकेनिकल एनर्जी। थर्मल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इट कंप्राइजेज ऑफ किन किन चीजों से मिलकर बनता है? देखिए, सबसे पहली बात, सेंट्रल पार्ट तो इसका होगा सिस्टम, जहां पे वर्क होगा। और इसके बहुत इंपॉर्टेंट, पहला इंपॉर्टेंट जो इसका हिस्सा होगा दैट इज एचटीआर, हायर टेम्परेचर रिजर्वायर, या इसको आम जुबान में हॉट बॉडी का नाम दिया जाता है। सेकेंड वन दैट इज एलटीआर, लोअर टेम्परेचर रिजर्वायर, या इसे इसका मशहूर नाम कोल्ड बॉडी है। इसको सिंक भी कहते हैं। एंड वी कैन कॉल हॉट बॉडी को हम सोर्स का नाम भी दे सकते हैं। सिमिलरली वी कैन कॉल कोल्ड बॉडी इज सिंक। अब इसको सोर्स क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां से हीट फ्लो करती है Q1 टुवर्ड द सिस्टम। सिस्टम उस हीट का कुछ हिस्सा यूजफुल वर्क में कन्वर्ट करता है, विच इज आउटपुट, जो हमारा आउटपुट होगा। ये हमारे पास क्या होगा? दिस वुड बी इनपुट Q1। और याद रखिएगा, कोई भी इंजन, दुनिया का कोई इंजन Q1 को मुकम्मल तौर पे वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकता, यानी इनपुट को आउटपुट के बराबर नहीं बनाया जा सकता, विच मीन्स 100% एफिशिएंसी नहीं हो सकती। ये क्या करेगा? इस कुछ हिस्सा हीट का एक्सपेल करेगा टुवर्ड्स द सिंक कोल्ड बॉडी। तो यहां से एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हम कभी भी लाइफ में प्रैक्टिकली कोई आइडियल हीट इंजन डेवलप नहीं कर सकते। आइडियल हीट इंजन कौन सा होगा? जिसकी एफिशिएंसी 100% हो। आइए इक्वेशन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, हीट सप्लाइड बाय द हॉट बॉडी दैट इज Q1, ये कन्वर्ट होती है इक्वल टू पार्टली मैकेनिकल वर्क, ये मैकेनिकल वर्क है, प्लस द हीट रिजेक्टेड टू द कोल्ड बॉडी बाय द सिस्टम, सो दैट इज Q2। तो यहां से हम वर्क जो कि हमारे पास आउटपुट है निकाले तो Q1 माइनस Q2 भी लिखा जा सकता है। स्टूडेंट, 9th क्लास में ही हमें एफिशिएंसी का फॉर्मूला सिखा दिया गया था। परसेंटेज एफिशिएंसी कहते हैं आउटपुट, जो कि यहां पे क्या है? वर्क, डिवाइडेड बाय इनपुट, जो कि यहां पे क्या है? Q1 मल्टीप्लाइड बाय 100। अभी मैंने W का रिलेशन देखा, दैट वाज Q1 माइनस Q2। अगर मैं यहां पे ये प्लेस कर दूं तो आई कैन गेट दिस फॉर्मूला। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो आई कैन प्रूव दिस वन, 1 माइनस Q2 ओवर Q1 इंटू 100। और याद रखिएगा, Q की जगह टेम्परेचर भी लिखा जा सकता है, क्योंकि हीट जो है टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो ये फॉर्मूला बहुत फेमस है, ज्यादातर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इसी से आते हैं। बहरहाल आपने ये दोनों फॉर्मूलाज जिन पर मैंने स्टार लगाया आपने याद रखने हैं। वेल, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की बात कर लेते हैं। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में हमारे पास दो स्टेटमेंट हैं। नंबर वन, लॉर्ड केल्विन स्टेटमेंट, एंड नंबर टू दैट इज क्लॉसियस स्टेटमेंट। लॉर्ड केल्विन क्या कहते हैं? लॉर्ड केल्विन बात करता है, इट स्टेट्स दैट
वी कैन नॉट डेवलप एन आइडियल हीट इंजन। तो ये पहले कहता है आइडियल हीट इंजन डेवलप नहीं हो सकता, जिसका मतलब विच कैन नॉट कन्वर्ट, वी कैन नॉट कन्वर्ट ऑल द हीट एनर्जी इनटू यूजफुल वर्क। तो ये मैं पहली स्लाइड में कहा जाए मैं आपसे शेयर कर चुका हूं, विच मीन्स Q1 कभी भी कंप्लीटली W के बराबर नहीं हो सकता, Q2 हीट एक्सपेल्ड टू द कोल्ड बॉडी जीरो नहीं होगी। क्लॉसियस स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं? वी कैन नॉट हैव फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू द हॉट बॉडी। तो हमारे पहले तो एक बात याद रखिएगा, इस पूरे चैप्टर में T2 हमेशा कोल्ड बॉडी यानी सिंक का टेम्परेचर होगा, और T1 हम हमेशा हॉट बॉडी यानी सोर्स का टेम्परेचर लेंगे। ये आपने कभी नहीं बात भूलनी। अब पहला दिल में ख्याल आता है, क्या ऐसा मुमकिन है कि कोल्ड बॉडी से हीट हॉट बॉडी की तरफ जाए, जबकि हॉट बॉडी से हमेशा नेचुरली कोल्ड बॉडी की तरफ जाती है? तो याद रखिएगा ऐसा मुमकिन है। रेफ्रिजरेटर में हम क्या करते हैं, हम चीजों को जब फ्रिज में रखते हैं तो उनका टेम्परेचर कम होता है, लेकिन रेफ्रिजरेटर क्या करता है, उनसे मजीद हीट लेता है यानी कोल्ड बॉडी से, और कहाँ, बाहर कमरे में फेंक रहा होता है, जो कि कंपैरेटिवली हॉट होता है। लेकिन ऐसा करने में क्या खर्च होते हैं? पैसे। जी हाँ, बिल आता है आपको। इसका मतलब वहां पे रेफ्रिजरेटर को कुछ वर्क करना पड़ेगा, उसे कुछ एनर्जी को एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो ऐसा मुमकिन है, मगर तभी जबकि एनर्जी का एक्सपेंडिचर हो। विदाउट एनर्जी ऐसा मुमकिन नहीं है। तो क्लॉसियस स्टेटमेंट को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में हम लोगों ने रेफ्रिजरेटर की एग्जांपल से सीख लिया। नेक्स्ट पे चलते हैं। स्टडी कार्नो ज़ाहिर एंटीडेस पे हमेशा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आए, ये भी जरूरी नहीं है। तो इट मे बी पॉसिबल आपसे पूछा जाए कि जो हमारे पास कार्नो इंजन है उसे किसने डेवलप किया था? तो वो डेवलप नहीं हुआ था, इट वाज जस्ट अ कॉन्सेप्ट ऑफ अ परपेचुअल मशीन एंड इमेजिनेटिव, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल ना हो। किसको कहते हैं? जिसकी परसेंटेज एफिशिएंसी 100% हो। इसका मतलब आई कैन सिंपली कॉल इट एन आइडियल हीट इंजन। मैं इसको एक आइडियल इंजन का नाम दे सकता हूं, कैन कॉल इट, बट प्रैक्टिकली इसको बनाया नहीं जा सकता। 1840 में हुआ, इसने कॉन्सेप्ट दिया। इसमें दो तरह के प्रोसेस हो रहे होते हैं हमारे पास। इसमें कार्नो इंजन साइकिल, इसका जो साइकिल होगा इट विल फॉलो टू प्रोसेसेस, नंबर 1 आइसोथर्मल एंड द नंबर 2 एडियाबैटिक। तो आइए वन बाय वन इनको देखते हैं। आप सब जानते हैं हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में हम प्रेशर और वॉल्यूम ग्राफ प्लॉट करते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट ए है, यहां पे सिस्टम का प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है और टेम्परेचर T1। अब T1 किसका टेम्परेचर है? आप सब जानते हैं इसका, बोलिए। बिल्कुल सही है, हॉट बॉडी का। इसका मतलब हॉट बॉडी से हम स्टार्ट हुए। सबसे पहला प्रोसेस हुआ आइसोथर्मल एक्सपेंशन का। वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, प्रेशर डिक्रीज करेगा, मगर टेम्परेचर विल रिमेन द सेम। इसका मतलब इस पहले प्रोसेस में, आइसोथर्मल प्रोसेस में, आप हीट दोगे मगर टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। उसके बाद एडियाबैटिक एक्सपेंशन होगी, ठक करके जल्दी से एक्सपेंशन हो जाएगी और प्रेशर मजीद डिक्रीज कर जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा और टेम्परेचर। याद रखिएगा एडियाबैटिक एक्सपेंशन के बारे में मैं बड़ी डिटेल में आप लोगों से शेयर कर चुका हूं कि एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट हमेशा कांस्टेंट रहती है, यानी हीट आ भी नहीं सकती, हीट जा भी नहीं सकती, मगर चेंज इन हीट दैट इज इक्वल टू जीरो। तो हीट आती भी नहीं, जाती भी नहीं। लेकिन चूंकि मैकेनिकल वर्क होता है, सिस्टम अपनी इंटरनल एनर्जी के बुनियाद पर, बिहार पर वर्क करता है, एक्सपेंशन करता है, तो उसकी इंटरनल एनर्जी यूज हो जाती है, बाहर चली जाती है, जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर डिक्रीज कर जाता है। ये देखिए, ये टेम्परेचर कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर है। तो यहां पर पॉइंट सी पर कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर अटेन हो चुका है। उसके बाद प्रोसेस आएगा आइसोथर्मल कॉन्ट्रैक्शन का। वॉल्यूम कम होगा, प्रेशर ज्यादा होगा, मगर टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, कोल्ड बॉडी का रहेगा। फिर हमारे पास एडियाबैटिक कॉन्ट्रैक्शन होगी, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से टेम्परेचर राइज करके दोबारा T1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास चार प्रोसेस थे। आइए इनको थोड़ा सा डिटेल से देखते हैं। कार्नो साइकिल में फर्स्ट प्रोसेस होता है आइसोथर्मल एक्सपेंशन, जिसमें याद रखिएगा स्टार्ट कहां से होगा? टेम्परेचर ऑफ हॉट बॉडी जो कि T1 होगा, प्रेशर डिक्रीज करेगा, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर विल रिमेन सेम, जो कि क्या रहेगा? हॉट बॉडी का टेम्परेचर रहेगा। प्रोसेस 2 में सिस्टम स्टार्ट करेगा टेम्परेचर ऑफ हॉट बॉडी, क्योंकि ज़ाहिर अभी तक तो उसका टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, हॉट बॉडी से ही स्टार्ट करेगा, गोज थ्रू एडियाबैटिक एक्सपेंशन। एडियाबैटिक एक्सपेंशन में मैंने भी आपसे शेयर किया, हीट एनर्जी ना आ सकती है ना जा सकती है, मगर चूंकि एक्सपेंशन होती है ऑन द बेसिस ऑफ द वर्क डन बाय द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। सिस्टम अपनी जात के, कहा जाए, पैसे खर्च करेगा, पैसे मुराद एनर्जी यूज करेगा, उसकी इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी, इंटरनल एनर्जी
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, आप सब जानते हैं टेम्परेचर के साथ। तो जब इंटरनल एनर्जी डिक्रीज कर जाएगी तो टेम्परेचर भी डिक्रीज कर जाएगा और कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर रिटेन हो जाएगा। फिर थर्ड प्रोसेस आएगा, सिस्टम स्टार्ट्स फ्रॉम द टेम्परेचर ऑफ कोल्ड बॉडी, और ये चीज मैं आपसे शेयर कर चुका हूं कि आइसोथर्मल कॉन्ट्रैक्शन में टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे पास सिस्टम स्टार्ट्स फ्रॉम टी ऑफ कोल्ड बॉडी गोज थ्रू एडियाबैटिक कॉन्ट्रैक्शन, और ये सारा का सारा प्रोसेस शेयर किया। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं, मुझे बताइए कि व्हाट इज नेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी। याद रखिएगा, इंटरनल एनर्जी डिपेंड कर रही होती है इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर पर, और इनिशियल फाइनल टेम्परेचर T1 है। इसका मतलब डेल्टा T अगर 0 है तो इसका मतलब कार्नो साइकिल में इंटरनल एनर्जी ना इंक्रीज करेगी ना डिक्रीज करेगी, इट विल रिमेन द सेम। कुछ और बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर आइए। एंटी टेस्ट के तमाम फॉर्मेट्स में आने वाले सबसे ग्रैंड, सबसे जबरदस्त सवालात की तरफ आपको लेके जा रहा हूं। पहला सवाल हमारे पास है, ड्यूरिंग द कार्नो साइकिल की वर्ड है, तो ये नहीं भूलना, ये हमारे पास एक की वर्ड है जिसे आपने कभी नहीं भूलना। मैं आपको अभी बता के आया हूं कि हमारे पास जो है कार्नो साइकिल में दो तरह के प्रोसेस होंगे, इधर आइसोथर्मल और एडियाबैट। हीट इज गिवन टू द सिस्टम। अब बच्चे बताओ, हीट सिस्टम को दी जा रही है तो ये कौन सा प्रोसेस होगा? क्या ये एडियाबैट हो सकता है? जी नहीं। तो लाजमी ये कौन सा होगा? आइसोथर्मल ही हो सकता है। और आइसोथर्म के बारे में हम जानते हैं कि टेम्परेचर हमेशा विल रिमेन सेम। तो ये बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन है जिसे आप लोगों ने याद रखना। सिमिलरली, बाय वन गेट वन फ्री, ड्यूरिंग कार्नो साइकिल हीट इज टेकन आउट। अब आप सिस्टम से हीट बाहर लेके जा रहे हो, कार्नो साइकिल कीवर्ड आ गया, दूसरा कीवर्ड आ गया हीट इज टेकन आउट, तो ये एडियाबैट तो नहीं हो सकता, तो कौन सा होगा? आइसोथर्मल। और आइसोथर्मल में टेम्परेचर मस्ट रिमेन सेम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने देखे। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ड्यूरिंग कार्नो साइकिल नो हीट इज प्रोवाइडेड और टेकन आउट। और लो जनाब, बात ही खत्म होगी। क्या कह रहा है? कोई हीट ना आ रही है ना जा रही है। इसका मतलब बोले डेल्टा क्यू क्या है? अगर डेल्टा क्यू 0 है तो कौन सा प्रोसेस होगा? एडियाबैटिक प्रोसेस। अब एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक अगर एक्सपेंशन हुई है तो टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, और अगर एडियाबैटिक कॉन्ट्रैक्शन हुई है तो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। इसका मतलब डेल्टा में राइज और फॉल इज द बेस्ट ऑप्शन। स्टूडेंट, ये इसके सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं कार्नो साइकिल के हवाले से। अब कार्नो थ्योरम की तरफ चलते हैं। छोटा सा टॉपिक, नो इंजन कैन बी मोर एफिशिएंट than the Carnot engine, obviously, क्योंकि perpetual machine है। All Carnot engines which are working between the same temperature have the same efficiency irrespective of the working substance। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर मैं परसेंटेज एफिशिएंसी का रिलेशन देखूं तो क्या होता है? 1 माइनस T2 ओवर T1 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो यहां पे टेम्परेचर तो इन्वॉल्व है, लेकिन ये नहीं लिखा गया कि सिस्टम में कौन सी गैस आप यूज करेंगे, कौन सी गैस यूज करेंगे, वर्क ज्यादा होगा कम होगा। इसका मतलब वर्किंग सब्सटेंस पे हम डिपेंड नहीं करे, एफिशिएंसी डिपेंड कर रही है। टेम्परेचर हॉट बॉडी कोल्ड बॉडी का तो अगर डिफरेंट हमारे पास कार्नो इंजन हो, मगर क्या हो, उनका टेम्परेचर का ये T1 और T2 सेम हो, तो दे विल बी हैविंग द सेम एफिशिएंसीज। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। बहुत एंटी टेस्ट में बहुत ज्यादा बार बार रिपीट होने वाला बड़ा फेमस क्वेश्चन, A heat engine can have practically 100 लो जनाब। इससे पहले कि हम कोई जवाब देते, प्रैक्टिकली ने मसला ही हल कर दिया। कोई भी हीट इंजन प्रैक्टिकली 100% एफिशिएंट हो ही नहीं सकता। इसका मतलब डेल्टा इज द ऑप्शन। लो जनाब, मसला ही खत्म हो गया। लेकिन सपोज करें अगर ये पेपर में क्वेश्चन आ जाए दैट इट इज थ्योरेटिकली पॉसिबल नॉट प्रैक्टिकली, यानी थ्योरेटिकली पॉसिबल हो प्रैक्टिकली ना हो, तो फिर क्या होगा? तो थ्योरेटिकली इट इज पॉसिबल, उसके लिए परसेंटेज एफिशिएंसी को 100 आना चाहिए। इसका मतलब ये पूरा का पूरा फैक्टर लाजमी 0 होना चाहिए, ताकि ये वाला फैक्टर, सॉरी ये फैक्टर 0 होना चाहिए, ताकि रह जाए 1 माइनस 0 इंटू 100 और जवाब 100 आ जाए। अब इस चीज को 0 कैसे किया जा सकता है? देखें, आप सब जानते हैं कोई भी फ्रैक्शन तभी 0 हो सकती है या तो उसका न्यूमिरेटर 0 हो जाए या डिनोमिनेटर इनफाइनाइट हो जाए। तो इसका मतलब या तो कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर 0 केल्विन हो जाए, -273 डिग्री सेल्सियस, जो कि सबसे कम टेम्परेचर है, फिजिकली पॉसिबल ही नहीं है इसको अटेन करना, लेकिन हम चूंकि बात करें थ्योरेटिकली, या फिर हॉट बॉडी का टेम्परेचर इनफाइनाइट केल्विन हो जाए, तो फिर ऐसा मुमकिन है, बट ओनली थ्योरेटिकली। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई होप दैट पीपल हैव एंजॉयड इट।
thermodynamic scale of temperature 1 Kelvin, तो obviously 1 over 273 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा. 0.16 is actually the value of thermodynamic temperature of triple point of water, जिसको 0 डिग्री सेल्सियस भी कहते हैं. 273.16. अब सवाल ये उठता है, what is meant by triple point of water? तो याद रखिएगा, the temperature at which the three states, तीनों states of matter coexist is known as in thermal equilibrium. इस ट्रिपल पॉइंट वाटर के लिए आप सब जानते हैं जो थ्री स्टेट्स होंगी, वेपर्स, वाटर एंड आइस. इट इज ओनली पॉसिबल एट 273.16 केल्विन. इस हवाले से पेपर में ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, बच्चों से नहीं सॉल्व होते. ये क्या चीज है? ये अननोन टेम्परेचर है जो आपको पेपर में कहा जाएगा मालूम करने के लिए. ये हमारे पास आप जानते हैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर है. ये हीट वो होगी जो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर पर या तो एब्जॉर्ब होगी या रेडिएट होगी. एंड दिस हीट विल बी द हीट विच इज रिलेटेड टू दिस अननोन टेम्परेचर. तो क्या होगा, या आपसे वो क्यू पूछ रहा होगा या फिर वो आपसे अननोन टेम्परेचर पूछ रहा होगा. और ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर आपको दिया होगा, ऑब्वियसली ये तो आपको दिया हुआ, और Q3 भी आपको दिया होगा. इस तरह से आप यू कैन सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम. हमारी लास्ट स्लाइड, एफएससी का लास्ट टॉपिक, फिजिक्स का, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स का, एंट्रोपी. एंट्रोपी किसको कहते हैं? इट इज अ डिग्री ऑफ डिसऑर्डर ऑफ अ सिस्टम. हम लोग इंटरेस्टेड होते हैं चेंज इन एंट्रोपी. वैसे एंट्रोपी को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो चेंज इन एंट्रोपी का रिलेशन होगा प्लस माइनस डेल्टा क्यू ओवर टी. ये वो हीट होगी जो किसी खास टेम्परेचर पर कोई बॉडी या एब्जॉर्ब करेगी या उसे रेडिएट करेगी. तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट. इससे पहले हम एक छोटा सा टॉपिक वाइंड अप कर लेते हैं. पेट्रोल इंजन, बात का छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं. पेट्रोल इंजन 4 स्ट्रोक्स होता है. इसमें 4 स्ट्रोक्स होंगे. परसेंटेज एफिशिएंसी 25 to 30% होती है. डीजल इंजन डज नॉट नीड स्पार्क प्लग क्योंकि इसकी एडियाबैटिक कंप्रेशन में इट प्रोवाइड्स इग्निशन टेम्परेचर. परसेंटेज एफिशिएंसी 35 से 40% होगी. तो जस्ट वैसे एंट्रोपी की बात कर लेते हैं. एंट्रोपी के 3 लेवल डिफाइन किए जाते हैं तमाम इंटरनेशनल बुक्स में, एट बॉडी लेवल, एट इंजन लेवल और द सिस्टम लेवल, और द लास्ट दैट इज द यूनिवर्स लेवल. तो आइए देखते हैं. एट बॉडी लेवल, बॉडी लेवल पर 2 बॉडीज होती हैं, हॉट बॉडी एंड कोल्ड बॉडी. देखिए, हॉट बॉडी हीट को रिजेक्ट करती है. तो याद रखिएगा, कोई भी बॉडी जो हीट को रिजेक्ट करेगी तो उसकी एंट्रोपी डिक्रीज करेगी. तो ये एंटी टेस्ट के क्वेश्चन छोटे छोटे आपके पास बनने लगे कि एंट्रोपी किसी चीज की कब डिक्रीज कर सकती है, जब वो हीट को रिलीज करे. एंट्रोपी चेंज फिर क्या होगा? नेगेटिव होगा. ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. और इसके लिए एंट्रोपी चेंज का फॉर्मूला फिर हम माइनस लिखेंगे. इसीलिए यहां पर प्लस माइनस लिखा गया था ताकि हमें याद है प्लस भी होगा और माइनस भी. कोल्ड बॉडी आप सब जानते हैं आमतौर पर हीट को एब्जॉर्ब करती है. इसकी एंट्रोपी इंक्रीज कर जाएगी तो एंट्रोपी का चेंज पॉजिटिव होगा. इसके लिए ये रिलेशन यूज करेंगे. एंटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर रेफ्रिजरेटर की बात की जाए तो रेफ्रिजरेटर में कोल्ड बॉडी कहा जाए वो हीट को इवॉल्व कर रही होती है, तो इसका मतलब एंट्रोपी उसकी डिक्रीज करेगी और एंट्रोपी का चेंज नेगेटिव होगा. तो ऐसे क्वेश्चन भी बात का पूछे जा सकते हैं. सिस्टम लेवल की बात कर लूं. सिस्टम में आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे पास सिस्टम लेवल पे एंट्रोपी का चेंज हमेशा पॉजिटिव होगा. एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज करेगी और इट विल रिमेन द सेम. तो लेट्स सी. एंट्रोपी का चेंज 2 बॉडीज का होता है, हॉट बॉडी और कोल्ड बॉडी का. मैं वैल्यूज प्लेस करता हूं तो याद रखिएगा इसका जवाब हमेशा पॉजिटिव होगा. हमारी बुक में इसका रिलेशन भी दिया हुआ है, हमने इसे बड़ी डिटेल में देखा. अब बात कर लेते हैं, सपोज करें एक बड़ा इंपॉर्टेंट एंटीटेस्ट का क्वेश्चन, कौन सा प्रोसेस ऐसा है जिसमें एंट्रोपी चेंज नहीं होती? तो एडियाबैटिक प्रोसेस. क्यों? क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए डेल्टा क्यू 0 है. तो अगर डेल्टा क्यू 0 हो जाए तो ये फैक्टर जो होगा ये 0 हो जाएगा. तो एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगी एडियाबैटिक प्रोसेस में. इसके अलावा तमाम रिवर्सिबल प्रोसेस में भी एंट्रोपी का चेंज 0 होगा, लेकिन हर इरिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी हमेशा पॉजिटिव होगी. अब यूनिवर्स में आप सब जानते हैं जो प्रोसेस विच आर टेकिंग प्लेस ईदर रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, तो उनकी एंट्रोपी हमेशा यूनिवर्स की इंक्रीज करेगी. व्हेन एंट्रोपी बिकम्स मैक्सिमम तो क्या होगा? फिर ये होगा कि हीट की डेथ हो जाएगी. टेम्परेचर सेम हो जाएगा हॉट बॉडी कोल्ड बॉडी का. टेम्परेचर डिफरेंस क्या हो जाएगा? दैट विल बी 0 केल्विन. सो हीट विल मीट डेथ. स्टूडेंट्स, this was all we have to study today. I hope that you people have enjoyed a lot. Take care. Assalamu alaikum warahmatullah. Wish you best of luck.